मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे छोटे राजनीतिक दल, बीजेपी के खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा कोई भी। अगर आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हो तो आपके पास में मान्यवर काशीराम ने एक पार्टी आपको दे दी, ठीक है, आप सारे मिलकर इकट्ठे हो जाओ, आप विलय कर लो, चलिएगा। आप जो है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप बसपा से विलय नहीं करेंगे, आपको लगता है कि बसपा ने काम सही नहीं किया या बहन जी पे जो भी मतलब आप आलोचना कर रहे हैं, उनके काम को नकार रहे हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप बहन जी को और बसपा को अलग छोड़ दीजिएगा तो फिर आप सारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काशीराम साहब की बात करते हैं, उनके विचारों की बात करते हैं, वो लोग बसपा छोड़कर तो गए लेकिन अपने आप को एकजुट नहीं कर पाए। भाई अगर आप खुद भी एक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप इस बात को कैसे सोच रहे हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं या मान्यवर काशीराम साहब का मिशन चला रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, आपने उस संख्या को जो आपका वोट बैंक मजबूती से एक पार्टी को हमेशा सत्ता में रख सकता था, वो आपने जो है धीरे धीरे डाइवर्ट कर लिया। अब आप जो है बहुजन जो कॉन्सेप्ट है आपने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर। ये जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल बने हुए हैं, मैं आपको एक बात गारंटी से बता दूं, कम से कम जब तक बहुजन समाज पार्टी में बहन जी हैं तब तक कोई भी दूसरी अन्य पार्टी तो आसानी से सफल होने वाली है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त हापुड़ में मौजूद हूं और आगामी विधानसभा चुनाव में हापुड़ विधानसभा का क्या गणित होगा, इसको लेकर मेरे साथ मदन ओमराय हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो अपनी विश्लेषण से पूरे समाज में एक जागृति जगाए हुए हैं। काफ़ी मुद्दों पर आगे बढ़कर लिखते हैं और सोशल मीडिया पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं अपनी लेखनी को लेकर। मदन भाई, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि जो अब आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप, क्योंकि जो कशमकश है वो पूरी तरह से बन चुका है। जो अभी कुछ दिन तक बहुजन समाज पार्टी को बैकफुट पर मान रहे थे, आज वही बहुजन समाज पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से आए। और जहाँ तक बात राजनीतिक गणित की है अभी, तो मैं भी आपको बता दूं, भले ही समय मतलब इतना नहीं बचा है, और जैसे ही बसपा का जो एक जनाधार बढ़ा है, इसके पीछे की वजह ये रही है कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो नीतियाँ उसकी रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो है लोगों को लगा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हुआ है। बहुत सारे मुद्दे उसमें शोषण के भी रहे हैं, महंगाई के रहे हैं, शिक्षा की जो नीति रही है उसमें वो पूरी तरीके से मतलब जो है सफल नहीं हो पाई। और बीजेपी क्योंकि वर्तमान सरकार तो बीजेपी की है। अब बसपा का जो गिराव बढ़ने की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, हम जब भी बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो अगर शासन प्रशासन के मामले में कोई बात की जाएगी तो एक बड़े नेता का नाम अगर कोई आता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो केवल बहन जी का आता है। उनसे बेहतरीन जो है प्रशासक नहीं रहा कोई भी। और जहाँ तक शिक्षा की बात भी है और अन्य मुद्दों की बात भी है, एक विकास जिसका नाम है, डेमोक्रेसी जिसका नाम है, उसे जीवित रखने में बहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सबके लिए काम किया है, ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष के लिए काम किया है। वर्तमान राजनीति में मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं लेटेस्ट के मुद्दे की बात करूँ तो ये भी एक बहुत बड़े इससे जनाधार से जुड़ जाता है। ये जनाधार कम भी करता है, बढ़ाता भी है कि अगर कोई श्रवण कास्ट का या बड़ी कास्ट का कोई भी नेता मंत्री किसी दलित के यहाँ पर खाना खाता है तो उसका अगले दिन ही जो है मीडिया में प्रचार प्रसार होता है। मीडिया क्यों करती है या करवाया जाता है? आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे? इससे अंदाज़ा आप सीधा सीधा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जो है ये लोग इस चीज़ को सोचते हैं, इनके मंत्री इस बात को सोच रहे हैं कि दलित इस लायक नहीं है कि उसके घर पर खाना खाया जाए। अगर दलित की परिभाषा को ये लोग इस चीज़ को मान कर चल रहे हैं कि हम इनसे बहुत ऊँचे हैं और इनका कोई वजूद नहीं है, हमारा इनके यहाँ पर खाना खाना बहुत बड़ा इनको सम्मान देने के बराबर है, बल्कि वो सम्मान नहीं है, मैं उसको दलित का अपमान करने जैसा मानता हूँ। और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जो दलित है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की राजनीति में दलित वोट बैंक का सबसे बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि दूसरी वोट मायने नहीं रखती, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर सत्ता परिवर्तन जब भी हुए हैं तो उसमें दलित की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इस बार दलित ने फिर सोच लिया इस चीज़ का कि जो हमारे साथ में हो रहा है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से, अगर मैं बात करूं शिक्षा की भी, तो
आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कितने ऐसे परिवार हैं जिन पर आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन है और ऑनलाइन आप एजुकेशन दे रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है पास में होना 10 से 12 हज़ार रुपये के बीच में तो मिनिमम फ़ोन आ रहा है। उसके बाद में ये है कि जिस परिवार में हैंड टू माउथ खाने के लिए भी नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सुबह कमाया शाम को लेकर आए तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाए, उन लोगों के उनके परिवार के पास में कहाँ से एजुकेशन जाएगी? आप ऑनलाइन के नाम पे क्यों एजुकेशन? दूसरी बात, ये जो एजुकेशन को ख़राब करने का मामला एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपने एजुकेशन का स्तर इतना नीचे कर दिया कि उससे ऊपर आपके लिए शराब के ठेके ज़्यादा हैं। इस देश में युवाओं के विकास के लिए शिक्षा में आप जो एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या शिक्षा में विकास ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे का शैक्षिक होना ज़्यादा ज़रूरी है, या युवाओं को शराबी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, उस समय में 10 स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन आपने ठेके खोल दिए। आप स्कूल बंद कर देते, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी मतलब कोरोना महामारी से पूरा देश पीड़ित रहा है, मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा, बहुत सारी मौतें हुई हैं, लेकिन ये भी बात थी कि अगर आप वहाँ पे स्कूल बंद कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि शराब के ठेके खोलने की क्या वजह रही है? और उस शराब के ठेके खोलने से आप समाज का कोई, किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का विकास का उससे क्या अर्थ है, क्या मतलब निकलता है? ये तो कहा जा रहा था कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये सब किया। देखिए, अगर रेवेन्यू शराब से बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब आपके पास में, वर्तमान सरकार के पास में कोई भी थिंक टैंक नहीं है कि वो रेवेन्यू का दूसरा अल्टरनेट निकाले। रेवेन्यू बढ़ाने का मामला अगर शराब है तो आप जो लोगों को जहर पिला के मतलब उसका रेवेन्यू बढ़ाएंगे। आप रेवेन्यू के, आपके पास में एक ये पहला प्रदेश भी नहीं है जहाँ शराबबंदी हो। गुजरात में शराबबंदी है, पहले से भी है और भी है। आप एक बात बताइएगा कि अगर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोगों को जहर पिलाया जाएगा तो फिर उसका रेवेन्यू का आप क्या करेंगे? क्या शराब से मौतें नहीं होती हैं? अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कितने ही लोग हर महीने शराब से मर जाते हैं। तो जो मुद्दा बहुत सारी चीज़ों का है कि जो बसपा की जो एक वापसी है, मैं जिस स्तर से बसपा की वापसी देख रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। देखिए, सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार का निर्माण होता है कि जो देश की जनता होती है या राज्य की जनता होती है, उसको वो तमाम सुविधाएं, सुरक्षा, विकास, नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, कि उनको सब जो सुविधाएं हैं, तमाम सुविधाएं बिल्कुल एक ऐसे स्तर से दी जाएं कि ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी असुविधा महसूस ना हो। और इस सरकार में क्या हुआ है? आप अगर उसकी बात करेंगे, शोषण की बात करेंगे तो आप मीडिया दावे तो करती है ये देखिए, आप एक बात बताइए, ये सब चीज़ जो आप बता रहे हैं ये दावे करती है। देखिए जो सरकार चलाता है वो अपने विकास के दावे करेगा, हमने ये करा, हमने वो करा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुए हैं, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि जो शोषण है वो नहीं रुक रहा है। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि आप कहाँ जाएंगे? आप बताइए, स्कूल, अभी आप स्कूल खोल रहे हैं, मैं तो जो अभी जो बच्चे प्रमोट किए गए हैं, अगर मैं इसको भी शिक्षा का एक ये मानूँ कि आपने भी प्रमोट कर दिए बच्चे, एक व्यक्ति, एक लड़का, एक एजुकेटेड जिसका पेपर 11वीं में जो पेपर दिया उसने, उस समय उसके हालात और थे, उस समय उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने 50% अपने उसमें नंबर प्राप्त करे। हो सकता है कि उस समय उसकी परिस्थितियां ऐसी रही हो कि वो पढ़ ही ना पाया हो, लेकिन फिर उसने अपने रिजल्ट को देखा, उसने उस रिजल्ट को देखने के बाद में फिर ये पाया कि भाई मेरे तो नंबर कम है और बोर्ड में मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए। आज आप देखिएगा ISC CBSE बोर्ड में कितने नंबर लागने के बाद में भी नौकरी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो रही है। तो जो प्रत्येक स्टूडेंट है वो अपने जो नंबर मार्क्स बढ़ाना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है। क्यों बढ़ाना चाहता है? कि वो आसानी से जॉब प्राप्त कर सके। अब जिसके उसमें 50% नंबर आए, उसने 12th के लिए तैयारी करने की बात करी होगी, तो अगर आप उसके 50% को उस समय को लेकर आज प्रमोट कर दोगे, मतलब क्राइटेरिया छोटा कर तो दिया, आपने क्राइटेरिया छोटा कर दिया, कंपटीशन बढ़ा दिया, आपने कंपटीशन बढ़ा दिया। तो आप ऐसे कैसे विकास कर लो? उस किसी भी स्टूडेंट का आप जो है केवल प्रमोट से ये मानक कैसे तय कर लिया कि ये इंटेलिजेंट है और वो कम है? आपने सबको एक श्रेणी में रख दिया। चलिए, ये तो बात हुई शिक्षा की। अब हम बात करते हैं कि तमाम पार्टियां हैं जो दावा कर रही हैं, ठीक है, और ख़ासकर दलित वोट पर अपने अधिकार की बात कर रही हैं, कुछ नोट के साथ वोट की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जब इतनी सारी पार्टियां हैं और वोट जो है वो वही है, तो क्या उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रत्येक नेता को, प्रत्येक पार्टी को ये अधिकार है
कि वो दावा अपना रखे। विपक्ष का क्या मतलब है? विपक्ष का मतलब ही दावा करना है। आज इसकी सरकार बनी है, कल दूसरे की बनेगी। नहीं, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या वोट वाकई उन लोगों को ट्रांसफ़र हो पाएगा, वोट का बंटवारा होगा? क्योंकि अगर वोट का बंटवारा होगा तो जो बात आप कह रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं फिर गलत साबित हो सकती है। देखिए, वोट का बंटवारा होगा। वोट का बंटवारा समाज की डिमांड है, दलितों की डिमांड है, बंटवारा जरूर होगा। और कहीं ना कहीं ये मैं जरूर दावे से कहूँगा कि सरकार बनाना बीजेपी के लिए वापसी करना ज़्यादा जो है आसान नहीं रहा है। अगर बंटवारा होगा तो फिर फ़ायदा किसको होगा? देखिए, फ़ायदा अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गणित पर बात करूं तो अगर दलित वोट बैंक है वो कल भी पूरी मजबूती के साथ में बसपा के साथ था और आज भी मजबूती से बसपा के ही साथ है। और उस गणित को, जो राजनीतिक वोट बैंक जो दलितों का है, उसी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर केवल और केवल जातीय समीकरण मात्र रह गया है। और आप भी जानते हैं, उसमें मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज सरकार बने या कल सरकार बने, बनती जाति समीकरण के आधार पे ही है। अगर जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें नहीं बनती तो आज आप मुझसे दलित की बात नहीं करते, ना मुस्लिम की बात करते, ना जो है ओबीसी की बात करते। हम जाति की बात कब करेंगे? जाति की बात जब भी करेंगे जब हम जाति का समीकरण देखेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जो दलित वोट बैंक है, ज़्यादातर सबको पता है कि दलितों को अपनी तरफ लाओ। जब ये इधर हो जाएगा तो दूसरी जो वोटें हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हमें मिल जाएंगी। तो डाइवर्ट जो होगा वो वोट अब की बार बीजेपी का वोट जो था, जो देखिए, हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे होगा। अब मैं ये तो दावा नहीं करूंगा अभी कि अभी इतनी जल्दी मैं राजनीतिक परिणाम भी आपको नहीं दूंगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन ये तय है कि बीजेपी से काफ़ी वोट ट्रांसफ़र होगा। तो ये भी जाहिर तौर पर है कि अगर वो वोट जिस पार्टी की तरफ जाएगा सरकार उसी की बन जाएगी। देखिए, ये तो तय है। ये तो तय है। ये तो होता भी है। जब आपका जो मजबूत वोट बैंक है, ठीक है, मजबूत वोट बैंक है, अगर वो ट्रांसफ़र आपका हो जाता है, देखिए सबके अपने अपने दावे हैं। कोई विकास का मुद्दा लेकर आएगा, कोई शिक्षा का मुद्दा लेकर आएगा। तमाम पार्टियां अपने अपने राजनीतिक गणित से चल रही हैं। ये जो राजनीतिक गणित से तमाम पार्टियां चल रही हैं, इनके पास में क्या है, इनका राजनीतिक गणित क्या है? अभी मैं आपको बता दूं तो अभी बिजली यूनिट फ्री की बात चल रही है, ठीक है। मैं इसे दोनों सिरे से जो है नकारता हूँ कि राजनीतिक जो है वहाँ 300 हम वो फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री। देखिए, देश की व्यवस्था फ्री से चलने वाली नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, अभी आपने रेवेन्यू का मुद्दा उठाया था। अगर सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी तो इसका मतलब फिर तो ये है कि आने वाली सरकार को और भी ज़्यादा शराब बांटनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात करें, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि फिर शराब बांटो, आप रेवेन्यू पूरा करो। भाई, रेवेन्यू आपको बढ़ाने के लिए लोगों को रोजगार दीजिए, उनके इंडस्ट्री खोलिए, उसमें व्यवसाय बढ़ाइए उनके। जब आम पब्लिक के पास में पैसा होगा वो उसकी खरीदारी करेगी, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, स्पेंड करेगी। जब स्पेंड करेगी तो उसका टैक्स आपके पास में जाएगा। और रेवेन्यू का जो एक मीनिंग है वो क्या है? टैक्स है। रेवेन्यू बराबर कर, यही तो राजस्व है, दूसरा तो कोई मतलब ही नहीं। जीएसटी क्या है? जीएसटी राजस्व तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप जो है सारी चीज़ों को फ्री कर देंगे तो आप मुझे ये बताइए कि फिर रेवेन्यू आपका कहाँ से आएगा? अच्छा मदन भाई, अभी आपकी बातें जो हैं वो कुछ इशारा कर रही हैं, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर कि क्या जो नई पार्टियाँ मैदान में हैं अभी, कई पार्टियाँ ऐसी हैं जो नई पार्टियाँ हैं वो मैदान में हैं, चाहे उनमें आम आदमी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश के लिए मुझे वो नहीं नज़र आ रही है। भले ही वो गठबंधन की बात कर रही हैं जो अभी चल रहे हैं कयास, लेकिन इनका भविष्य कैसा होगा, मैं इन के बारे में अब जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसी कई पार्टियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि हम कोई भी संगठन, राजनीतिक दल का निर्माण जब चाहें जब कर लें, बना लें। बिल्कुल। और छोटे छोटे टुकड़ों में हज़ारों राजनीतिक दल बन भी चुके हैं। और मैं अगर सही बात करूँ तो जितनी संख्या उसके हिसाब से उसके पास में राजनीतिक दलों की कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे छोटे राजनीतिक दल, बीजेपी के खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूं आपको, बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा कोई भी। अगर आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हो तो आपके पास में मान्यवर काशीराम ने एक पार्टी आपको दे दी, ठीक है। आप सारे मिलकर इकट्ठे हो जाओ, आप विलय कर लो, चलिएगा। आप जो है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप बसपा से विलय नहीं करेंगे, आपको लगता है कि बसपा ने काम सही नहीं किया या बहन जी पे जो भी मतलब आप आलोचना कर रहे हैं, उनके काम को नकार रहे हैं, लेकिन
समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप बहन जी को और बसपा को अलग छोड़ दीजिएगा तो फिर आप सारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काशीराम साहब की बात करते हैं, उनके विचारों की बात करते हैं, वो लोग बसपा छोड़कर तो गए लेकिन अपने आप को एकजुट नहीं कर पाए। भाई अगर आप खुद भी एक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप इस बात को कैसे सोच रहे हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं या मान्यवर काशीराम साहब का मिशन चला रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने जो एक बहुजन समाज का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, देखिए उसके अंदर SC ST माइनॉरिटी इन सब लोगों को लेकर एक पार्टी का निर्माण किया। और उन्होंने जब उस पार्टी का निर्माण किया तो अगर उनकी बात ये थी कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आपने उस संख्या को जो आपका वोट बैंक मजबूती से एक पार्टी को हमेशा सत्ता में रख सकता था, वो आपने जो है धीरे 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 डाइवर्ट कर लिया। अब आप जो है बहुजन जो कॉन्सेप्ट है आपने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली। ये जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल बने हुए हैं, मैं आपको एक बात गारंटी से बता दूं, कम से कम जब तक बहुजन समाज पार्टी में बहन जी हैं तब तक कोई भी दूसरी अन्य पार्टी तो आसानी से सफल होने वाली है नहीं, बहुजनों के नाम पर। बहुजनों के नाम। लेकिन आरोप तो यही लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं मायावती जी, उन पर यह आरोप हमेशा लगता रहा कि ये नीतियों से भटक गई हैं और पार्टी को खुद खत्म करने के पर आमादा है। जो भी निकलता है या निकाल दिए जाते हैं बसपा से, वो यही आरोप लगाते हैं। देखिए एक बात बताइएगा, आप राजनीतिक पार्टी में आना, राजनीतिक पार्टी से जाना, जब आपके पास में कुछ नहीं बचता। अच्छा, अगर बात निकालने के बाद भी मैंने देखा कई बार आरोपी लगते हैं कि बहन जी ने इतने पैसे मांगे, बहन जी ने उतने मांगे और यहाँ पैसे का खेल चल रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी पार्टी है जो बिगर पैसे के चल रही है? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो लोग हैं दरअसल में ये केवल लाभ के लिए जुड़े रहे, केवल लाभ के लिए। जब तक आप सत्ता में रहे आपको लाभ मिलता रहा। वास्तविक सिपाही या वास्तविक नेता, वास्तविक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का तब कहलाया जाता है जब वो उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ दे। ठीक है, आज आपको बहन जी से लाभ मिला, आप बहन जी के साथ रहे। कल आपको जो है क्या नाम है जो है कांग्रेस से लाभ मिलेगा, आप कांग्रेस के साथ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ना तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना किसी देश के लिए काम कर रहे हैं। आप सब किसके लिए काम कर रहे हैं? आप केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी में दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। और इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मैं आपको बता दूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है जी। जब उन्होंने ये बात कही थी और वो अपने काडर दिया करते थे, तो ये बात उनके जो सिपे सलार हुआ करते थे उस टाइम के, चाहे उनमें कोई भी हो, वो इस बात को उनके जितने भी चुनावी वो रैलियां होती थी इस बात पर जोर दिया करते थे, इसको कहा करते थे। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सामाजिक परिवर्तन की जब बात आती है तो अन्य पार्टियों में कौन सा वो सामाजिक परिवर्तन है? जब वो चले जाते हैं और उनका झंडा उठा लेते हैं तो क्या वहाँ सामाजिक परिवर्तन की वो लड़ाई जिंदा रह जाती है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो लोगों को ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि आखिर सामाजिक परिवर्तन है क्या। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ये है कि जो समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, गरीब है, अमीर है, नौकरी पेशा है, पियोन है या चपरासी है, मजदूर है, सबसे पहले तो उसको जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिले हुए हैं, ठीक, उसके अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, और जो समानता है वो रहे, जितने उसके अधिकार हैं वो अपने अधिकारों का खुल के प्रयोग करे। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, समाज में जीने का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है। ठीक, तो जो सामाजिक परिवर्तन का ये है कि जो समाज में एक जो जिस गरीब तबका है, जो पहले से भी गरीब है, और उसको आप शोषित की परिभाषा में ले सकते हैं, शोषित की जो प्रथा चली आ रही है, ऊंच नीच की जो, हाँ, कह सकते हैं, अभी तक भी ये समाप्त होने को तैयार नहीं है। और जब तक ये समाप्त होने को तैयार नहीं है तो आप सामाजिक परिवर्तन की तो बात ही नहीं कर सकते। सामाजिक परिवर्तन ही नाम इसका है कि मेरे को केवल जो है मानव की भावना से देखा जाए। एक सीधा सवाल ये है मदन भाई कि क्या अन्य पार्टियों में, चाहे बीएसपी के अलावा जो भी अन्य पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सामाजिक परिवर्तन की जो बात कही जाती थी काशीराम जी के द्वारा और इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की बात जो बाबा साहब के द्वारा भी कहा गया, तो ये क्या वाकई में ही उस लड़ाई को लड़ा जा सकता है अन्य पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी के अलावा, या फिर इम्प्लीमेंट हो सकता है अन्य पार्टियों में भी इस तरह का? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि भारत को जो भी मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए व्यवस्था की गई है।
कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल निष्पक्ष और विश्व का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने हमें दिया। ठीक है, अब जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेकर नहीं चल सकती हैं, उसकी रक्षा के लिए काम नहीं कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती हैं, तो जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन का जो ढांचा तैयार हुआ है वो कहाँ तैयार हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। तो जो आप बाबा साहब की विचारधारा को कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी हमारे राइट्स हैं आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो आप सामाजिक परिवर्तन की बात दूसरी पार्टी में कैसे कर सकते हैं? आप बताइएगा इस चीज़ को। कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो आज की डेट में जो भी अभी आप उस पर मीडिया पर देखते हैं, आप भी न्यूज़ चैनल से हैं और भी लोग न्यूज़ चैनल से हैं कि अभी भाई कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कोई लिख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी पार्टी, कौन सा ऐसा नेता है कि जिसने उस आर्टिकल को लेके इस देश के अंदर ये आंदोलन करा हो कि भाई ऐसा कैसे आ जाएगा संविधान, जब देश में पहले से संविधान लागू है और सबसे बेहतरीन संविधान है, तो इसका विरोध हम करते हैं। बताइए आप मेरे को, कांग्रेस ने कौन सा मुद्दा उठा लिया? आप बताइए ना। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती, वो बड़े बड़े मंच से, जंतर मंतर के से ये ऐलान कर देते हैं कि इस संविधान को बदला जाएगा। तो आप बताइए, आप एक बात बताइएगा, चलो हम ये बात जानते हैं, कांग्रेस ने तो पूरे देश पर 70 साल राज किया है, बसपा तो 4 बार यूपी में रही है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी के नाम से जानी जाती, सब जानते भी हैं इसको। क्या उसका ये अधिकार नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो राजा बनती आ रही है, राजा बनाती आ रही है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग करे? आप बताइए इस चीज़ को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उठने वाली आवाज़ के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, वो इस देश के लिए मतलब जो है सामाजिक परिवर्तन की बात कैसे कर सकते हैं? आप बताइए इस चीज़ को, कैसे सामाजिक परिवर्तन नज़र आता है? चलिए, अब एक मेरा आखिरी सवाल और बहुत छोटा सवाल है, इसका आप उत्तर जो है वो बहुत कम शब्दों में समझा सकते हैं। हापुड़ विधानसभा का गणित जो है वो क्या कहता है, और इस बार जो यहाँ का जो एक महायुद्ध होने वाला है उसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, जो अगर हापुड़ की बात हम करते हैं तो मैं आपको हापुड़ की विधानसभा के बारे में 2 टूक बात कहूँगा कि हापुड़ विधानसभा में जो फाइट है वो बीजेपी वर्सेस बसपा रहने वाली है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी गणित आएगा, जो भी परिणाम आएंगे, वो भी इन दोनों के बीच आएंगे। और ये बात पक्की है कि इस बार बसपा का जो जनाधार है हापुड़ में बहुत मजबूती से है, और तमाम जो दलित समाज, क्योंकि हापुड़ यहाँ गढ़ माना जाता है, तमाम दलित समाज इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर चुका है कि वो डेफिनेटली मतलब दोबारा से बहन जी को सत्ता में देखना चाहता है। और सत्ता में अगर वो देखना चाहता है तो हापुड़ विधानसभा से ही शायद वो आवाज़ उठ जाए कि पहला जो कैंडिडेट है बसपा का, वो हापुड़ से इस सीट की जो है जीतने की खबर सबसे पहले उस समय पहुँचेगी, परिणाम उसमें जब वहाँ चल रहे होंगे, नतीजा चल रहा होगा कि भाई हापुड़ से जो है बसपा का उम्मीदवार जीत गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और इस पूरे विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाहिर तौर पर जो दलित हैं वो एक तरह से लामबंद हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने अलग जगाई थी, उसको लेकर अब दलित जागरूक हो रहा है और धीरे धीरे इसको लेकर अवेयरनेस समाज में फैला रहा है, और इसी का परिणाम होगा कि बसपा हापुड़ से एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। और जैसा कि मदन ओम राय ने कहा कि शायद वो सबसे पहला एक ऐसा रिजल्ट होगा कि हापुड़ विधानसभा से प्रत्याशी जीत कर आएगा और उसकी जो गूंज है वो लखनऊ तक जाएगी। हापुड़ से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।